हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। अब तो एग्जाम सिर पे ही है तो सब प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे क्वेश्चंस की, है ना। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं ईवीएस पेडागोजी के। ईवीएस पेडागोजी मैंने कंप्लीट करा दी थी 2 पार्ट में, ठीक है। आप सभी ने आई होप देख ही ली होगी। जो मैराथन ये कराई है इनसे पहले कराई थी, तो आज उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप सभी लोग बताएंगे और लास्ट में बताएंगे आपके कितने ठीक हुए हैं और कितने गलत हुए हैं, ठीक है। चाहे आप ये वीडियो बाद में देखें, चाहे आप प्रीमियर में देखें, तो आप अपना स्कोर जरूर बता के जाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ईवीएस पेडागोजी के टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी प्रमोट्स इंक्वायरी while teaching the theme shelter to class 4th student। क्लास 4th के छात्रों को आश्रय विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति पूछताछ को बढ़ावा देती है? बताइए, कौन सी एक रणनीति पूछताछ को बढ़ावा देती है, ठीक है, प्रमोट करती है इंक्वायरी को। तो बताइए ऑप्शंस। ऑप्शन ए है आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज पिक्चर्स। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के घरों की तस्वीरें एकत्र करने के लिए कहना कि अलग अलग घर की तस्वीरें लेके आओ, तरह तरह के घर की। शेयरिंग पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर, या विभिन्न प्रकार के आश्रयों की तस्वीरें साझा करना, बच्चों को दिखाना। या फिर आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ विजिटिंग डिफरेंट हाउसेज कंस्ट्रक्शन साइट। ये विद्यार्थियों से विभिन्न गृह निर्माण स्थलों पर जाने के अपने अनुभव को बताने के लिए कहना कि बच्चे अलग अलग स्थल पे जाएं और अपने अनुभव अपनी भाषा में बताएं। या फिर डी ऑप्शन है शोइंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट शेल्टर्स अक्रॉस द कंट्री। देश भर में विभिन्न आश्रयों की एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखा रहा है। तो बताइए कौन सा करेगा प्रमोट इंक्वायरी को, कि पीपीटी पे फोटोज दिखा दें घर की, या फिर बच्चे घरों में जाएं ज्यादातर और अपने अनुभव शेयर करें, बताएं कि किस तरह के घर होते हैं, कहाँ जीना निकलता है, कहाँ किचन होती है, कहाँ रूम होती है, कैसी बालकनी होती है, अपने अनुभव बताएं। या फिर तरह तरह की तस्वीर दिखा दें, या फिर तरह तरह की तस्वीरें इकट्ठा करें, विभिन्न प्रकार के घरों की तस्वीरों को इकट्ठा करें। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। तो जिसमें हमें बच्चा एक्टिव दिख रहा है, यानी बच्चे के बारे में अच्छा कहा जा रहा है, या फिर बच्चे के अनुभव को देखा जा रहा है, तो हम उसी ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो सी ऑप्शन में यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कि जिसमें बच्चे को कहा जा रहा है कि आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट देयर एक्सपीरियंस, यानी तुम अलग अलग घरों में जाओ और अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि तुमने किस तरह के घर देखे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। बच्चे के अनुभव को ध्यान में रखा जा रहा है, सुने जा रहे हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग, ईवीएस की पेडागोजी मैंने कराई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें। ईवीएस का कंटेंट भी कर चुके हैं हम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी और मैराथन भी कर चुके हैं। इंग्लिश की भी सारी क्लासेस अलग अलग टॉपिक वाइज भी की हैं हमने और मैराथन भी कर लिया है। मैथ पेडागोजी की भी क्लासेस भी की हैं हमने टॉपिक वाइज और मैराथन भी कर ली है, ठीक है। ऐसी हमने हिंदी की और सीडीपी के कॉमन टॉपिक मैंने पहले करा दिए हैं, ठीक है। बताइए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक उद्देश्य है? बताइए। टू सेंसिटाइज लर्नर्स टू इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी लैंगिक जो भेदभाव होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उसके प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, यानी बच्चों को बताना कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, करना नहीं चाहिए, गलत बात है, हमें इक्वलिटी करनी चाहिए, सभी को एक समान मानना चाहिए। या फिर बी ऑप्शन है टू डेवलप सिंपल मॉडल्स फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से सरल मॉडल विकसित करना, तो इस तरह का उद्देश्य होना चाहिए ईवीएस पढ़ाने का। सी ऑप्शन है टू ग्रेजुअली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अपर प्राइमरी साइंस कंसेप्ट, यानी बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करें कि वो सेकेंडरी लेवल का साइंस कर सकें। उच्च प्राथमिक विज्ञान अवधारणाओं के लिए छात्रों को धीरे धीरे तैयार करना। डी ऑप्शन है टू ओरिएंट स्टूडेंट्स टूवर्ड ऑक्यूपेशनल चॉइसेस अवेलेबल इन देयर लोकेलिटी,
छात्रों को उनके इलाके में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर उन्मुख करने के लिए, यानी जो तुम्हारे एरिया में ऑक्यूपेशन है, जहां तुम्हें जॉब मिल सकती है, उस तरफ फॉरवर्ड करें, उस हिसाब से पढ़ाएं। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ईवीएस का। तो बताइए कौन सा एक ऑब्जेक्टिव आपके अकॉर्डिंग ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक है कि बच्चों को क्या है, लैंगिक भेदभाव के बारे में बताना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सेंसिटाइज करना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बताइए, अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू कंसल्ट देयर फैमिली मेंबर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड फ्लावर्स ईटन एज फूड। दिस एक्टिविटी इज डिजाइन टू, यानी एक शिक्षिका क्या करती है, अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहती है कि अपने फैमिली मेंबर से सलाह लीजिए कि वे भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधों की जड़ों, तनों और फूलों जैसे विभिन्न पौधों के हिस्सों के नाम पता करें। यानी कौन कौन से फूल खाते हैं, कौन कौन से फल खाते हैं, किस पेड़ की हम जड़ खाते हैं। तो इस गतिविधि को डिजाइन किया गया है किस लिए। ए ऑप्शन है प्रमोट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है प्रमोट लर्निंग ऑफ कंसेप्ट्स रिलेटेड टू फूड, कि भोजन से संबंधित अवधारणाओं को बढ़ावा देना, सीखना, लर्न करना। मेक द लेसन मोर एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग, यानी पाठ को क्या है, मनोरंजक और रोचक बनाना। अलाउ द स्टूडेंट टू डिस्कवर अबाउट फूड फ्रीली, छात्रों को भोजन के बारे में स्वतंत्र रूप से खोजने की अनुमति देना। देखो ये तो होगा नहीं कि भोजन के बारे में खोजें। ठीक है, पाठ को अधिक मनोरंजक और रोचक बनाना, ये बात ठीक हो सकती थी कि पाठ को क्या है, एक्टिविटी को क्या है, एंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बनाना। लेकिन इन दोनों, ये भी ठीक है, इन दोनों से ज्यादा अच्छा जो है ये है। इसमें क्या है कि बच्चे के क्या है, अनुभव को प्रमोट किया जा रहा है। इसमें क्या है, अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया जा रहा है कि बच्चा क्या है, अपने घर वालों से अलग अलग पूछेगा, उनके एक्सपीरियंसेस लेगा, फिर उसके बाद टीचर को बताएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बेस्ट है। ठीक है, हमें बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। सेलेक्ट अ सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4th स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस। ईवीएस के कक्षा 4 के छात्रों के लिए एक उपयुक्त मूल्यांकन कार्य का चयन करें। बताइए, ए ऑप्शन है राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर ऑन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, यानी फ्लोटिंग एंड सिंकिंग पर अध्याय के प्रश्न उत्तर लिखना। कि चैप्टर है क्लास 4th में फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, तो उसमें क्या है, एक टास्क दे रही टीचर, क्या है, उसके क्वेश्चन आंसर लिख लो। या फिर परफॉर्म द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, यानी डूबने और तैरने का निरीक्षण करने के लिए कोई एक्टिविटी करना। या फिर एक्सप्लेनिंग डेफिनेशन ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, यानी फ्लोटिंग और सिंकिंग की सिर्फ परिभाषा की व्याख्या करना। डी ऑप्शन है लर्निंग द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच सिंक और फ्लोट, यानी सीखना डूबने या तैरने वाली वस्तुओं की सूची बनाना। बताइए तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा कि फ्लोटिंग एंड सिंकिंग जो चैप्टर है उसे ऑब्जर्व करने के लिए क्या करे, टीचर एक्टिविटीज परफॉर्म कराए। आकलन किस तरह से करे, कि गतिविधि कराए या फिर करने के लिए दिए, कि अपने घर पे जाके देखना कि क्या चीज पानी में डूबती है, क्या चीज तैरती है। ठीक है, तो क्या है, बच्चे एक्टिविटी करेंगे तो उससे क्या है, बच्चे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इन ईवीएस टीचिंग बिकॉज इट प्रमोट्स। ईवीएस शिक्षण में कला और शिल्प को एकीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि यह बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को। बी ऑप्शन है पीयर लर्निंग, सी ऑप्शन है डिसिप्लिन इन द क्लास, डी ऑप्शन है इंक्लूजन। तो बताइए कौन सा, साथ साथ सीखना, कक्षा में अनुशासन या फिर समावेश। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा। देखो आर्ट एंड क्राफ्ट करा रहे हैं, इंटीग्रेशन तो ईवीएस में होता ही है, सब्जेक्ट का इंटीग्रेटेड होता है, तो क्रिएटिविटी भी होगी, रचनात्मकता भी होगी, रचनात्मकता बढ़ेगी। अगर बच्चा कोई भी आर्ट कर रहा है, कोई भी क्राफ्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो क्या है, बच्चा कुछ क्रिएटिविटी भी करेगा, कुछ अलग करके दिखाएगा। पीयर लर्निंग भी होगी, यानी दोस्तों के साथ भी सीखेगा।
इंक्लूजन भी होगा कि सभी बच्चों को एक समान देखा जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन क्लास में क्या है, ये नेगेटिव की तरफ जाता है। हमें क्लास में डिसिप्लिन नहीं रखना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि टीचर क्या है, बच्चों को डरा के रख रहा है, तो डिसिप्लिन की तरफ हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो ए, बी और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए, बी, डी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, EVS the primary classes is a subject area which integrates। EVS प्राथमिक कक्षाएं एक विषय क्षेत्र है जो एकीकृत करता है। क्या इंटीग्रेट करता है EVS, ये हमने पढ़ा था ना EVS की जब मैराथन करी थी। द कंसेप्ट, जिन्होंने मैराथन देखी होगी वो तो बता देंगे। द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं और मुद्दों को इंटीग्रेट करता है। या फिर द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ सोशल साइंस, की सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दे। सी ऑप्शन है, कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दे। डी ऑप्शन है, द कंसेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं के मुद्दे। तो बताइए ईवीएस जो है प्राइमरी क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इंटीग्रेट होते हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बताइए। तो हमारा क्या है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि ईवीएस के अंदर क्या होता है, सोशल साइंस भी आता है, यानी एसएसटी भी आती है भाई, उसके अंदर ये फोर्ट्स, किले वगैरह भी आते हैं, जैसे कि गोलकोंडा फोर्ट के बारे में पढ़ा था। और साइंस भी आता है, हमने बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था, कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो साइंस भी आ गई। एनवायरमेंटल एजुकेशन भी आता है, यानी हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, अवेयरनेस के बारे में पढ़ते हैं कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, तो तीनों इसके अंदर आ जाते हैं। तो ईवीएस क्या है, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, एक एकीकृत शिक्षण है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, मैंने ये पढ़ाया था आपको। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग ईवीएस टू द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। दृष्टिबाधित छात्र को ईवीएस पढ़ाने की निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है। जो बच्चे देख नहीं सकते, विजुअली इम्पेयर हैं, उनके लिए कौन सा एक ऑप्शन बेस्ट होगा, बताइए। मेक अ मिक्स्ड पीयर ग्रुप इन क्लास, कि कक्षा में एक मिश्रित सहकर्मी समूह बनाएं। बी ऑप्शन है, एलो मोर टाइम टू फिनिश अ टास्क, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। सी ऑप्शन है, ब्रेक द टास्क इनटू पार्ट्स एंड टीच द पार्ट सेपरेटली, यानी कार्यों को भागों में तोड़ें और भागों को अलग अलग पढ़ाएं। डी ऑप्शन है, यूज मोर ऑफ टेक्टाइल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, कि स्पर्शनीय शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अब तक तो आपने पढ़ लिए होंगे, तो बताइए। तो इसमें क्या है, जिन बच्चों को देखने में दिक्कत है उन्हें हमें किस तरह से पढ़ाना चाहिए, टच एंड फील मटेरियल देके, जिससे कि वो टच करके, छू करके पढ़ सके। भाई जिन्हें आंखों में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, तो वो टच करके तो पढ़ेंगे। तो उनके लिए अगर हम मिक्स्ड ग्रुप बना दें तो उनके लिए क्या ही फायदा होगा। उन्हें तो चाहे मिक्स में पढ़ा लो चाहे अकेले पढ़ा लो, उनकी समस्या का सोल्यूशन थोड़ी होगा कि उन्हें ज़्यादा टाइम दे दें, तो उससे भी क्या फ़ायदा होगा। या फिर जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसे पार्ट्स में तोड़ दें, तो भाई तब भी फायदा नहीं होगा। हाँ, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, टेक्टाइल मटेरियल देना चाहिए, जिससे कि वो टच एंड फील करके पढ़ सके। टेक्टाइल मटेरियल क्या होता है, जो बच्चे देखने में जिन्हें दिक्कत होती है वो टच एंड फील करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्रेल है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये थीम और सब थीम्स है, हर बार क्वेश्चन आता है, पिछली बार जितनी भी शिफ्ट हुई है ना, सभी में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो थीम तो आप पढ़ के ही जाना, क्योंकि एक नंबर आपका कहीं नहीं गया अगर आपसे थीम अच्छे से आती हैं तो। ठीक है, बताइए विच इज अ सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। 6 थीम होती हैं, उसमें से एक है फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके अंदर कौन कौन सी थीम है, ये पूछ रहा है सब थीम। फैमिली एंड फ्रेंड थीम के तहत उप थीम कौन सी है, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। वर्क एंड प्ले, कार्य तथा खेल। सी ऑप्शन है, फूड एंड वाटर, भोजन और पानी। डी ऑप्शन है, अवर शेल्टर, यानी हमारा आश्रय। अब इन्होंने क्या किया है, कंफ्यूज किया है कि इसमें थीम भी दे दी है और एक सब थीम दी है। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा।
है ना। देखो ये भी थीम है, थिंग्स वी मेक एंड डू। फूड एंड वाटर भी थीम है, आवर शेल्टर भी थीम है, लेकिन सब थीम कौन सी है? फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर सब थीम आती है वर्क एंड प्ले, यानी कार्य तथा खेल। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मैंने थीम तो रख ली है यहाँ पे। फर्स्ट थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, जो हम कर चुके हैं ईवीएस में। फूड के बारे में भी हमने पढ़ा है, शेल्टर हमने पढ़ा है, वाटर के बारे में पढ़ा था, ट्रेवल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वास्को डी गामा। थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, और जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है इसके अंदर 4 सब थीम है। रिलेशनशिप यानी रिश्ते नाते, वर्क एंड प्ले कार्य और समय नहीं कार्य और खेल, एनिमल्स पशु और प्लांट्स पौधे। ठीक है, तो ये सब थीम है, इनसे बार बार क्वेश्चन बनता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। और सब थीम कौन सी है फैमिली एंड फ्रेंड्स की? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम ensure conducive environment for students to learn. Which of the following suggest the same? बाल केंद्रित कक्षाएं छात्रों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव देता है, बताइए। ए ऑप्शन है टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्ट्स स्टूडेंट टू ओबे एंड टू बी डिसिप्लिन। यानी बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होता है कि शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों से आज्ञा मानने और अनुशासित होने की अपेक्षा करता है। तो क्या ठीक है, बताइए, बाद में बताऊंगी मैं। बी ऑप्शन है टीचर रीड द टेक्स्ट बुक, राइट क्वेश्चंस एंड आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्क स्टूडेंट टू कॉपी देम। कि शिक्षक क्या है, पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न और उत्तर लिखता है, छात्रों से उन्हें कॉपी करने के लिए कहता है। सी ऑप्शन है टीचर प्रोवाइड्स लर्निंग सिचुएशंस that give students an opportunity to observe, explore, questions, experience and develop understanding of various concepts. शिक्षक सीखने की स्थिति प्रदान करता है जो छात्रों को विभिन्न अवधारणाओं को देखने, अन्वेषण करने, प्रश्न पूछने, अनुभव करने और समझने का अवसर देता है। डी ऑप्शन है टीचर कंट्रोल व्हाट हैपेंस इन द क्लासरूम एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इज मिनिमल। यानी शिक्षक नियंत्रित करता है कि कक्षा में क्या होता है, छात्रों की भागीदारी न्यूनतम होती है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होता है, बच्चा केंद्र में होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ, जहां बच्चा एक्टिव होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है। ठीक है, तो टीचर फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, चलो ठीक है मान लिया। टीचर ये एक्सपेक्ट भी कर रहा है कि बच्चे ओबे करें और डिसिप्लिन में रहें, तो टीचर क्या है, ये टीचर सेंटर्ड हो गया, बच्चे के अकॉर्डिंग थोड़ी हुआ। क्लास में डिसिप्लिन है, यानी बच्चे डरे हुए हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। टीचर कह रहा है कि टेक्स्ट बुक पढ़ो, टेक्स्ट बुक तो पहले ही नेगेटिव है, हमें टेक्स्ट बुक नहीं पढ़वानी है। ठीक है, और कहे राइट आंसर क्वेश्चन एंड आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड, की ब्लैक बोर्ड पे जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उन्हें कॉपी कर लो, तो ये भी गलत है। ठीक है, हमें कोई भी मटेरियल कॉपी नहीं करना होता। ये ऑप्शन सबसे अच्छा है कि टीचर क्या है, बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है लर्निंग सिचुएशन की बच्चे सीख सके, ऐसे मौके दे रहा है, ऐसी सिचुएशंस दे रहा है, और बच्चों को क्या है अपॉर्चुनिटी, मौके दे रहा है जिससे कि वो क्या कर सके, ऑब्जर्व करें, अन्वेषण कर सके, कुछ एक्सप्लोर कर सके, अपने चारों तरफ देखें, चीजों को सीखें, क्वेश्चंस करें, पूछताछ करें, क्वेश्चंस पूछें, एक्सपीरियंस अपने अनुभव बताएं और अपनी समझ को बढ़ाएं अलग अलग कंसेप्ट को लेके। तो कितना अच्छा ऑप्शन है, सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू ट्रांजैक्ट ईवीएस इन प्राइमरी क्लासरूम। निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस संचालित करने के लिए सबसे उपयुक्त है, बताइए। ए ऑप्शन है लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन है चॉक एंड टॉक मेथड, सी ऑप्शन है इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच और डी ऑप्शन है जगमग अप्रोच। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा। हमने पढ़ा था ईवीएस की पेडागोजी में कि सबसे अच्छी जो टीचिंग होती है वो होती है पूछताछ आधारित शिक्षण यानी इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। ठीक है,
इंक्वायरी बेस्ड हो, डिस्कशन हो, लेकिन इसमें तो सारे ही नेगेटिव दिए हैं। लेक्चर मेथड से तो गंदा कुछ होता ही नहीं है, ये तो जहां भी आए कट लगा देना आंख बंद करके। चॉक एंड टॉक मेथड भी इसी तरह से, ये मान लो ब्लैक बोर्ड की तरह ही है। और जगमग अप्रोच तो कुछ होती नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। एन ईवीएस क्लासरूम शुड बी अ हैप्पी क्लासरूम, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस रिगार्ड। एक ईवीएस कक्षा एक खुशहाल कक्षा होनी चाहिए, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन है टीचर रिमेन हैप्पी इन द क्लास एंड स्टूडेंट फॉलो हर इंस्ट्रक्शन हैप्पीली, यानी शिक्षक खुश रहे क्लास में और छात्र खुशी से उसके निर्देश का पालन करें, ठीक है। बी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सो दैट दे रिमेन फोकस्ड इन रिटन वर्क, यानी सख्त अनुशासन का प्रशासन करें ताकि वे लिखित कार्यों में केंद्रित रहें, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो। सी ऑप्शन है कि ऑब्जर्व एक्सप्लोर आस्क क्वेश्चंस एंड डू एक्टिविटीज, निरीक्षण करें, अन्वेषण करें, प्रश्न पूछें और गतिविधियां करें। डी ऑप्शन है एंश्योर दैट दे रीड द बुक एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन, कि सुनिश्चित करें कि वे पुस्तक पढ़ते हैं और बेहतर समझ के लिए पाठ को रेखांकित करते हैं। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा, बताइए। देखो हमें ना बुक, पहली बात तो हमें बुक नहीं पढ़नी है, दूसरी बात हमें ऐसे ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी ऑप्शन में है तो ये गलत होता है, ठीक है। ये तरीका रटने की तरफ या टेक्स्ट बुक की तरफ जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो, बच्चे फोकस्ड करें रिटिन वर्क पे, तो रिटिन वर्क पे भी हमें फोकस नहीं करना है, ठीक है। हमें किस पे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे। ईवीएस को हमें कैसे पढ़ाना है, एनवायरनमेंट से लिंक करके, ठीक है। बच्चों को कैसे घुमाने लेके जाएं, गार्डन में लेके जाएं, एक्टिविटीज़ कराएं, एनवायरनमेंट से लिंक करें, उनके रियल लाइफ से लिंक करें, ठीक है। उन्हें जू लेके जाएं, उन्हें बर्ड सेंचुरीज दिखाएं। तो हमें क्या है, बच्चों को बाहर लेके जाना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कि टीचर खुश रहेगा और बच्चे तब खुश रहेंगे जब उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तो ये हुआ टीचर सेंटर्ड, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। सी ऑप्शन हमारा ठीक है। ईवीएस की क्लास में क्या है, बच्चा ऑब्जर्व भी करेगा, एक्सप्लोर भी करेगा, क्वेश्चंस भी पूछेगा और एक्टिविटीज भी करेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। 25 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, आप बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फील्ड विजिट्स आर इंपोर्टेंट इन ईवीएस टीचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सच विजिट्स। ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण महत्वपूर्ण है, ऐसी यात्राओं के लिए इनमें से कौन सा सही है, बताइए। ए ऑप्शन है गोइंग टू अ प्लेस नियर द स्कूल विद प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी, प्री प्लानिंग और फॉलो अप गतिविधि के साथ स्कूल के पास एक जगह पर जाना। बी ऑप्शन है गोइंग टू अ डिस्टेंट एंड वेल नोन प्लेस, कि दूर और प्रसिद्ध स्थान पर जाना, कि जो फेमस प्लेस हो वहां जाए। सी ऑप्शन है गोइंग टू अ नियर बाय प्लेस, कि निकट स्थान पर जाना। डी ऑप्शन है गोइंग टू अ प्लेस ऑफ योर चॉइस, यानी अपनी पसंद की जगह पर जाना। तो बताइए जो फील्ड विजिट होती है, यानी घूमने के लिए जाते हैं, फील्ड विजिट का मतलब ये नहीं है कि एंजॉय के लिए घूम रहे हैं, यानी सीखने के लिए जा रहे हैं, तो किस तरह की विजिट्स हमें करनी चाहिए, बताइए। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा कि हम क्या करें कि पास के किसी भी एरिया पे जा सकते हैं, जैसे कि साइंस म्यूजियम है, और क्या करना है, हमें प्री प्लानिंग करनी है। प्री प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि कपड़े देख लेते हैं, फोन ले लेते हैं, एप्पल का फोटो खींचेंगे, हैं ऐसे नहीं करना है। प्री प्लानिंग का मतलब है कि अपनी डायरी रख ली है, कॉपी रख ली है, पेन रख लिया है, भाई जितना जो जो चीज़ देखते रहेंगे लिखते रहेंगे, ठीक है। तो ये होती है प्री प्लानिंग। और फॉलो ऑफ एक्टिविटी, यानी जो भी वहाँ पे देखेंगे फिर क्लास में आके डिस्कशन करेंगे या वहीं पे ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और ये पास की जगह में जाना, प्रसिद्ध जगह, भाई टूर पे थोड़ी ना जा रहे हैं कि पास की जगह जाएं, अपनी चॉइस की जगह जाएं, हॉलीडे थोड़ी ना मनाने जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। अ टीचर हैज टू टीच द सब थीम एनिमल्स टू क्लास फर्स्ट स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट के बच्चों को सब थीम पढ़ाई जा रही है, एनिमल चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोर अप्रोप्रिएट टू ट्रांसलेट दिस थीम टू द लर्नर। एक शिक्षक को
कक्षा फर्स्ट के छात्रों को उप विषय पशु पढ़ाना है। इस विषय को शिक्षार्थी तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अधिक उपयुक्त है, बताइए। ए ऑप्शन है आस्क स्टूडेंट टू लिस्ट आउट नेम्स ऑफ एनिमल्स, यानी छात्रों से जानवरों के नामों की सूची बनाने के लिए कहता है। बी ऑप्शन है टेल नेम्स ऑफ एनिमल्स टू द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताओ। टेक्स स्टूडेंट ऑन अ ट्रिप टू द जू टू गिव देम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, कि छात्रों को ठोस अनुभव देने के लिए चिड़ियाघर की यात्रा पर ले जाना चाहिए। या फिर शोज कलर्ड फोटोग्राफ्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स टू गिव देम अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनिमल्स, यानी जानवरों के बारे में समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के जानवरों की रंगीन तस्वीरें दिखाना। बताइए कौन सा एक तरीका अच्छा होगा कि बच्चों को क्या है कलरफुल फोटोग्राफ्स दिखा दें और तब समझाएं एनिमल के बारे में, या फिर बच्चों को क्या है चिड़ियाघर लेके जाएं और वहां कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस दिखाएं कि टाइगर भैया ऐसा होता है, डॉग इतने तरह के होते हैं, कैट इतनी तरह की होती हैं, तरह तरह के एनिमल्स वहां पे दिखाएं। या फिर बच्चों को क्या है नाम बता दें सिर्फ, या फिर बच्चों को लिस्ट बता दें इतने सारे एनिमल्स की। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि बच्चों को क्या है चिड़ियाघर लेके जाएं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस का मतलब है जब बच्चे अपनी आंखों से देख सके, वैसे तो टच एंड फील कर सके। अब एनिमल्स को तो टच नहीं करेंगे भाई, शेर को टच कर लिया खा जाएगा काट लेगा, ठीक है। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस का मतलब है कि बच्चों को क्या है दिखाएं, जिससे बच्चे ऑब्जर्व कर सकें, रियल लाइफ ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट एनवायरमेंटल स्टडीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन है, बताइए। अभी पढ़ा था हमने और ईवीएस की पेडागोजी में पढ़ा था। इश्यूज कंसर्न ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, या इश्यूज कंसर्न्स ऑफ सोशल साइंस, इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज। बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की चिंता के मुद्दे, या फिर पर्यावरण शिक्षण की अवधारणा, सामाजिक विज्ञान की चिंता, या सामाजिक असमताओं के मुद्दे और चिंताएं, ठीक है। सोशल इनइक्वलिटीज की तो बात कहीं होती नहीं है, ये तो टॉपिक ही हो गया एक तरह से। सामाजिक विज्ञान की चिंता है, चलो मान लेते, लेकिन एक ही सब्जेक्ट दिया है इन्होंने, और ईवीएस क्या है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, और यहाँ पे इन्होंने एनवायरमेंटल दे दिया, यहाँ पे इन्होंने सोशल साइंस दे दिया, ठीक है। लेकिन ए ऑप्शन बेटर है क्योंकि इसके अंदर सामाजिक विज्ञान भी दिया है इन्होंने और विज्ञान भी दिया है, यानी 2 सब्जेक्ट दिए हैं, तो इनसे बेटर ऑप्शन ये है। इनमें एक एक सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। ईवीएस क्या है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, कई सब्जेक्ट उसके अंदर मिले हुए हैं, साइंस भी, सोशल साइंस भी और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, ठीक है, हर बार। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ए ऑप्शन है एनवायरमेंटल स्टडीज इन क्लास 3rd to 5th एज अ सब्जेक्ट इंटीग्रेट्स द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। 3री से 5वीं कक्षा में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। बी ऑप्शन है दिस सब्जेक्ट इज देयर इन क्लास 1st and 2nd एंड इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू इट आर गिव थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। यह विषय कक्षा 1st और कक्षा 2nd में है और इससे संबंधित मुद्दों और सरोकारों को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। सी ऑप्शन है लैंग्वेज यूज्ड इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक आर फॉर्मल, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। या फिर डी ऑप्शन है इट इज बेस्ड ऑन सिंगल सब्जेक्ट अप्रोच, कि ईवीएस क्या है एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। तो भाई एक सब्जेक्ट पे तो बेस्ड नहीं है ईवीएस, ये गलत हो गया। लैंग्वेज कैसे पढ़ानी है ईवीएस की टेक्स्ट बुक पे, जो कि फॉर्मल हो, यानी बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज पढ़ाएं, तो ये भी गलत है, ठीक है। दिस सब्जेक्ट इन देयर इन क्लास 1st and 2nd, ये भी गलत है कि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बिल्कुल साफ दिख रहा है,
देखो बाकी ऑप्शन अगर आप ऊपर ऊपर से भी देख लोगे तो भी काम चल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इतना क्लियर दिख रहा है कि ईवीएस क्या है, क्लास 3rd से 5th तक क्या है, सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, इश्यूज यानी साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन जुड़ के ही ईवीएस बनाई गई है। भाई इसका मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा है कि देखो फर्स्ट क्लास में कोई अलग अलग सब्जेक्ट थोड़े होते हैं कि उन्हें एसएसटी अलग दे रहे हैं, साइंस अलग दे रहे हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन की बुक अलग दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना देते हैं। एक ईवीएस की बुक है, उसी में सारे मुद्दे इन्होंने दे दिए, है ना। तो इसलिए ईवीएस का एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है ना। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिसाइड ईवीएस टेक्स्ट बुक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग may be a good resource for EVS learning। EVS पाठ्य पुस्तकों के अलावा EVS सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन है, बताइए कौन सा एक अच्छा संसाधन है। फील्ड विजिट यानी क्षेत्र का दौरा, रेडियो को रेडियो ही बोलेंगे, विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, बताइए। तो भाई EVS पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा क्या है, बच्चों को फील्ड विजिट लेके जाएं, जू लेके जाएं, चिड़ियाघर, बर्ड सेंचुरीज लेके जाएं, ठीक है। जू तो मैंने लिख दिया, ठीक है। पार्क में लेके जा सकते हैं, गार्डन्स में कोई भी प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पार्क और गार्डन में लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि बच्चों को क्या है, फील्ड विजिट कराएं, दौरा कराएं, बाहर लेके जाएं, क्लास की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, सोशियो कल्चरल इश्यूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न थ्रू। जल विषय से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के माध्यम से प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। कैसे सीखा जा सकता है, रोल प्ले करके, रियल डायलॉग करें बच्चों के साथ कि छात्रों के बीच वास्तविक संवाद और रोल प्ले हो, फील्ड ट्रिप कराएं, अध्ययन यात्रा कराएं, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन एंड होमवर्क कराएं यानी प्रदर्शन और गृह कार्य दें। तो बताइए कौन सा एक तरीका सबसे अच्छा है सोशियो कल्चरल इश्यूज यानी वाटर थीम के बारे में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो भाई रोल प्ले भी अच्छा है, रोल प्ले कराना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, रोल प्ले कराएं, रियल डायलॉग कराएं, बच्चों को दिखाएं कि पानी कैसे घटता जा रहा है, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी बचाना चाहिए, फील्ड ट्रिप करें, बाहर लेके जाएं, दिखाएं कि पानी देखो कैसे लोग वेस्ट कर रहे हैं, हमें पानी वेस्ट नहीं करना है ना। लेकिन होमवर्क देना तो अच्छी बात नहीं है ना, कि होमवर्क से क्या ही सीखेंगे बच्चे, करके लेके आएंगे लिख के टीप के। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए बी सी हमारे ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए बी सी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 18, ईवीएस टेक्स्ट बुक कंटेन रियल स्टोरीज, नैरेटिव्स एंड रियल इवेंट्स फॉर द लर्निंग ऑफ ईवीएस बिकॉज, यानी ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर रियल स्टोरीज भी दी गई है, भाई बछेंद्री पाल की दी गई है, ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज उसके अंदर दी गई है, ठीक है, वास्को डी गामा के बारे में दिए गए, ट्रेवलर्स के बारे में भी दी गई है, नैरेटिव्स और रियल इवेंट्स दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं ये बताइए। दे आर द रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग, कि वे सूचना और झुकाव के समृद्ध स्रोत हैं। दे इंस्पायर स्टूडेंट, टीचर्स एंड देयर कम्युनिटी, वे छात्रों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। सी ऑप्शन है, दे कैन प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रिविजिट एक्सपीरियंसेस एज वी आर फेमिलियर विद, वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिनसे हम परिचित हैं। डी ऑप्शन है, दे मेक द पेडागोजी ऑफ ईवीएस इजी फॉर द टीचर, या फिर वे शिक्षक के लिए ईवीएस की शिक्षा शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा। तो भाई जो टीचर के लिए इजी है उस ऑप्शन पे तो हम जाते नहीं कि भाई टीचर इसलिए पढ़ा रहा है कि उसका काम आसान हो जाएगा, या फिर उसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, या फिर टीचर को ज़्यादा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, टीचर को छूट मिल जाएगी। तो इस तरह के ऑप्शंस पे हम नहीं जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है। बाकी ए ऑप्शन भी ठीक है कि भाई रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और लर्निंग है, यानी सूचना और झुकाव समृद्ध स्रोत है, ठीक है। बच्चे इंस्पायर भी हो रहे हैं, टीचर और कम्युनिटी भी इंस्पायर हो रही है, और क्या है, बच्चों को मौके मिल रहे हैं दोबारा से दोहराने के लिए, सभी को मौके मिल रहे हैं, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सॉरी गलत है। तो ए बी सी हमारे ठीक है। तो डी ऑप्शन में हमारे दिए गए ए बी सी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सेल्फ असेसमेंट इन ईवीएस इज, यानी ईवीएस में स्वयं मूल्यांकन है, क्या है, सेल्फ असेसमेंट क्या होता है बताया था मैंने।
ए ऑप्शन है असेसमेंट एज लर्निंग, सेकंड पार्ट में बताया था जो मैराथन कराई थी। लर्निंग अबाउट लर्निंग, सीखने के बारे में सीखना है, सीखने के रूप में आकलन। जज अबाउट अचीवमेंट्स एंड आउटकम्स ऑफ लर्निंग, यानी उपलब्धि और सीखने के परिणाम के बारे में निर्णय लेना। या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का आकलन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा। देखो असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो होता है समेटिव असेसमेंट। क्या होता है समेटिव असेसमेंट? समेटिव असेसमेंट, ठीक है, यानी जो क्लास के एंड में होता है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट होता है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी खुद का आकलन, खुद को जांच रहे हैं हम, खुद के बारे में सीख रहे हैं, सीखने के बारे में सीखना, सीखने के बारे में सीखना को मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं, ठीक है। अपने ही अचीवमेंट्स को देखना, भाई सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि मैंने सीटेट का पेपर लगाया, ठीक है, कोई भी बंदा पर्टिकुलर, उसने देखा कि मेरे तो 120 ही बन पा रहे हैं, भाई मेरे 30 नंबर कहाँ कहाँ कट रहे हैं, अगर किसी को टॉप करने का सोचना हो तो, ठीक है। तो अपना ही क्या है, अपना ही जजमेंट कर रहे हैं, अपने अचीवमेंट्स को देख रहे हैं, अपने ही आउटकम को देख रहे हैं, अपने ही बारे में सीखना, सीखने के बारे में सीखना, ये क्या कहलाता है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। तो ए बी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा गलत है। तो ए बी सी ए ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। लर्निंग ऑफ ईवीएस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ईवीएस का सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल। बी ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल से सरल। डी सी है ग्लोबल, डी है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, यानी अमूर्त से कॉन्क्रीट, यानी मूर्त की तरफ, कॉन्क्रीट लिखा हुआ है मूर्त। तो बताइए कौन सा एक सही होगा। तो भाई हमने पढ़ा था ईवीएस क्या है, कैसे पढ़ानी चाहिए हमें बच्चों को। पहली बात तो ये गलत है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। कैसे पढ़ाना है कि बच्चों को क्या है कॉन्क्रीट चीजें दिखाएं, बच्चों को क्या है टच एंड फील मटेरियल दिखाएं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिखाएं, रियल लाइफ मटेरियल दिखाएं, ठीक है, उन्हें विजिट्स कराएं, ठीक है। ग्लोबल टू नहीं होता, लोकल टू ग्लोबल होता है। कैसे होता है लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, की पहले ही जटिल चीजें दिखा दें बाद में सरल दिखाएं, तो भैया बच्चे आएंगे ही नहीं क्लास में, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ईवीएस हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसे पढ़ाना है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल की तरफ, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। देखो थीम तो आप बिल्कुल याद कर लो, एक तो थीम से हर बार क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन से आता है कि ईवीएस कैसा सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। फील्ड विजिट्स करानी चाहिए, बहुत इजी है ईवीएस की पेडागोजी, एक दो क्लास मैंने कराई है, उन्हीं से ही आपकी हो जाएगी, ठीक है, 2 मैराथन कराई है। ए ऑप्शन है मटेरियल्स, थीम बतानी है, ठीक है भाई। बी ऑप्शन है थिंग वी मेक एंड डू, चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। सी ऑप्शन है नेचुरल रिसोर्स, यानी प्राकृतिक संसाधन। डी ऑप्शन है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी खाद्य पदार्थों का संरक्षण। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। तो भाई थीम में हम पढ़ के आए हैं थिंग्स वी मेक एंड डू, ना तो हमने मटेरियल थीम में पढ़ा है, ना नेचुरल रिसोर्सेज, ना ही प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ये तो टॉपिक है, थीम थोड़ी है ये, ठीक है। थीम क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ असेसमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस। ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति उपयुक्त है, बताइए। ईवीएस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, किस तरह का असेसमेंट होना चाहिए। एवरीडे यानी रोज मूल्यांकन हो, रोज आकलन हो, रोज रोज। 6 मंथ में हो यानी 6 मासिक यानी 6 महीने में हो, या फिर 1 साल में हो। एवरी मंथ यानी हर महीने हो। डी ऑप्शन है एट द एंड ऑफ ईयर, वर्ष के अंत में होना चाहिए। तो किस तरह का आकलन होना चाहिए। अगर एंड में हो रहा है, एंड का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ये होता है समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट स्पेलिंग गलत हो सकती है, ऑफ लर्निंग, ठीक है भाई, ठीक है। 6 मंथ में हो रहा है तो ये भी ऑफ के पास ही आता है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में से एक चुनना है भाई, हमें नजदीक का चुनना है। अगर आकलन रोज हो रहा है, आकलन का मतलब है रोज बच्चे का इंप्रूवमेंट हो रहा है, देखा जा रहा है कि क्या टॉपिक नहीं समझ आ रहा है और रोज के रोज पता चल रहा है और दोबारा उसे रिमेडी दे रहे हैं,
तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या होगा कि हमें बच्चे का क्या है, हम जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं रोज के रोज बच्चे से पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें समझ आया नहीं आया, क्या नहीं समझ आया, नहीं आया तो दोबारा बता देते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये बेस्ट ऑप्शन है कि एवरीडे क्या है सबसे अच्छा असेसमेंट है, ठीक है। और होगा कौन सा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या पता ये लिख के दे देता है यहाँ पे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर यहाँ पे एवरीडे ना लिखा होता तो हम सी ऑप्शन की तरफ चले जाते, क्योंकि हमें ज्यादा नजदीक के पास जाना होता है। ज्यादा नजदीक का मतलब है कि आकलन जितनी जल्दी हो रहा है उतनी अच्छी बात है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू टीच ईवीएस टू स्टूडेंट विद लिंग्विस्टिक डिफिकल्टी, यानी भाषाई संबंधित दिक्कत है बच्चे को, तो किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। भाषाई कठिनाई वाले छात्रों को ईवीएस सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त रणनीति है, तो बताइए कौन सी होगी। ए ऑप्शन है प्रोवाइडिंग लर्निंग मटेरियल्स विच आर इनटेक्टाइल फ्रॉम अ लार्ज प्रिंटेड, सीखने की सामग्री प्रदान करना जो अक्षुषण रूप या बड़े प्रिंट है। बी ऑप्शन है, थोड़ा नीचे कर देती हूँ क्वेश्चन कट रहा है ना। बी ऑप्शन है एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट्स अलोंग विद सिंपल डायग्राम्स, कॉन्क्रीट मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज, सरल आरेखों, ठोस सामग्री और गतिविधियों के साथ अवधारणाओं को समझना। सी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ऑडियो लेसन्स, यानी ऑडियो सबक प्रदान करना। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द लर्नर्स टू सिट इन द फ्रंट रोज इन द क्लासरूम, शिक्षार्थियों से कक्ष में आगे की पंक्तियों में बैठने की व्यवस्था करना। भाई जिसे बोलने में दिक्कत है या फिर भाषा समझने में दिक्कत है तो तुम उसे आगे बिठाओगे, उसे देखने में थोड़ी ना दिक्कत है कि आगे बिठा रहे हो। या फिर ऑडियो लेसन कि उसे सुनने में थोड़ी दिक्कत है कि ऑडियो लेसन दे रहे हो तुम इसे, ठीक है। या फिर क्या कर रहे हो तुम इसे लार्ज प्रिंट दे रहे हो, बड़े बड़े अक्षरों में दिखा रहे हो, तो ये उनके लिए दिए जाते हैं लार्ज प्रिंट दिखा रहे हैं, आगे बैठा रहे हैं, जिन्हें देखने में दिक्कत है, उसे भाषा में दिक्कत है। तो हमें क्या है, उसे सिंपल डायग्राम समझाने हैं, कॉन्क्रीट मटेरियल दिखाना है, यानी देख सके बच्चा, ऑब्जर्व कर सके, और एक्टिविटीज करानी है, ठीक है, जिससे उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, भाषा को समझने में दिक्कत आ रही है उसे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, अंडर द थीम मैपिंग फॉर क्लास थर्ड विच एक्टिविटी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट, यानी मैपिंग चैप्टर है जो, उसमें क्या है सबसे अच्छी गतिविधि क्या होगी बच्चों को सिखाने के लिए। आस्क देम टू ड्रॉ अ स्केच ऑफ देयर हाउस, उन्हें अपने घर का एक रेखा चित्र बनाने के लिए कहें कि अपने घर का पूरा डायग्राम बना, तो तब उन्हें मैप की अच्छी नॉलेज होगी। अगर मैप चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं तो बी ऑप्शन आस्क देम टू ड्रॉ द रूट फ्रॉम देयर होम टू द स्कूल, यानी घर से स्कूल का जो दायरा है उसका नक्शा बनाए, उसकी डिस्टेंस। आस्क देम टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ देयर क्लासरूम, यानी क्लासरूम का नक्शा बनाए। या फिर आस्क देम टू ड्रॉ अ स्केच ऑफ देयर नेबरहुड, यानी अपने पड़ोसियों का नक्शा बनाए। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा। देखो भाई मैपिंग पढ़ा रहे हैं तो अपने घर का स्केच बनाए, तो ये क्या है, घर का तो उन्होंने उस पूरा स्केच बना दिया, तो डायग्राम हो गया एक तरह से। या फिर क्लासरूम का डायग्राम बना रहे हैं तो उससे मैप में क्या पढ़ते हैं हम, डिस्टेंस, तो इससे डिस्टेंस थोड़ी आएगी बच्चे को। या फिर अपने पड़ोसियों का रेखा चित्र बना दें, तो ये भी गलत है। हाँ, बच्चे को मैप सिखाना है तो उसे हम ये ड्रॉ करने के लिए कह सकते हैं कि अपने घर से स्कूल का जो रास्ता है उसकी डिस्टेंस ड्रॉ करो, ठीक है, पूरा रूट ड्रॉ करो कि तुम कैसे कैसे आए, तुमने लेफ्ट लिया, राइट लिया, फिर सीधे, फिर मुड़े, ठीक है। तो हम बच्चे से ये कह सकते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लास्ट वन है, द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ गिविंग एक्सपीरियंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी स्टूडेंट, बताइए छात्रों को जैविक विविधता का अनुभव देने के लिए सर्वोत्तम रणनीति पक्षियों की प्रजाति के बारे में बताइए। ए ऑप्शन है गिविंग देम बुक्स एंड आर्टिकल्स टू स्टडी अबाउट बर्ड स्पीसीज, यानी बच्चों को क्या है बर्ड स्पीसीज यानी पक्षियों के बारे में बता रहे हैं। शायद क्वेश्चन यहाँ से हट गया, हिंदी में देख सकते हैं, पक्षियों की प्रजाति के बारे में बता रहे हैं। अध्ययन करने के लिए उन्हें किताबें और लेख दें, बुक्स वगैरह दें या लिखने के लिए दें। या फिर उन्हें प्रवासी पक्षियों पर वृत्त चित्र दिखाएं,
शो देम डॉक्यूमेंट्री ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी जो लुप्त हो चुके हैं उनकी फोटो दिखाएं। या फिर सी ऑप्शन है टेक देम टू अ बर्ड सेंचुरी फॉर ऑब्जर्विंग, यानी अवलोकन के लिए उन्हें किसी पक्षी विहार में लेके जाएं, बर्ड सेंचुरीज लेके जाएं, दिखाएं वहां पे। डी ऑप्शन है गिविंग एंड लेक्चर ऑन एंडेंजर्ड बर्ड्स, यानी लुप्त प्राय पक्षियों पर व्याख्या करना, लेक्चर देना पूरा। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। देखो भाई, ना तो हमें लेक्चर देना है बच्चों को, ना ही पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखानी है कि पूरी पीडीएफ निकाल के दिखा दी कि ये पक्षी लुप्त हो चुके हैं, या फिर कोई भी बुक्स आर्टिकल कुछ भी पढ़ने के लिए दे दिया, फिर लिखने के लिए दे दिया। तो ये भी ऑप्शन नहीं अच्छा है। बच्चों को क्या है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराएं, रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन कराएं, कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशन कराएं, यानी बच्चों को क्या है, बर्ड सेंचुरीज लेके जाएं, वहां दिखाएं उन्हें बर्ड्स। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो आपका स्कोर कितना रहा बताइए, 25 में से कितने नंबर आए हैं सभी के। बाकी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसी तरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं या फिर थ्योरी कराऊं, बताइए किस तरह से कराना है। अगर आपको आज के क्वेश्चंस कुछ सही लगे हों कि इस तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं, मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगी आपको, क्योंकि 100 50 क्वेश्चन की मैं सीरीज ले आऊंगी हर एक सब्जेक्ट की। बता दीजिए जैसा भी आपको सूटेबल लगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे, मैं उसी तरह आपको करा दूंगी। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दें, बाकी शेयर भी कर दिया करो। आप लोगों का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ठीक है, सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ा जा सकता है ना। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर आने को ही है, 10-15 दिन में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।